अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन वर्ड से मुराद है कि किसी चीज़ को हल करना। डाइजेशन दो तरीक़ों का होता है, एक होता है वेट डाइजेशन और दूसरा ड्राई ऐशिंग। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वेट डाइजेशन। यूज़ ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट स्पेशली नाइट्रिक एसिड बिकॉज नाइट्रेट्स आर एवरी मेटल आर सॉल्युबल, या फिर एक्वा रिजिया कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर नोबल मेटल डिसोल्यूशन। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 78% मेटल्स हैं। तो डी ब्लॉक मेटल्स प्लस एफ ब्लॉक मेटल्स वो पानी के अंदर हल नहीं होती। ठीक है ना, उसको पानी के अंदर डुबो दिया जाए तो हल नहीं होती। उनकी रिएक्टिविटी वेरी लो होती है ड्यू टू वेरी लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाती हैं। तो ऐसी मेटल्स के लिए क्या किया जाता है कि HNO3 डाला जाता है इन मेटल्स पे। तो क्या होता है, इन मेटल्स के फिर क्या बन जाते हैं, मेटल नाइट्रेट्स। जब मेटल नाइट्रेट्स बन जाते हैं इनके, तो हमें पता है ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो पानी मिलाने से क्या बन जाता है, इन मेटल्स का नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन जाता है और ये मेटल इस तरीके से डिज़ोल्व हो जाती हैं। कुछ मेटल्स ऐसी हैं पीरियोडिक टेबल की जो बिल्कुल ही नोबल हैं, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, जस्ट लाइक प्लाटिनियम, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को AU से लिखा जाता है। तो ये नाइट्रिक एसिड में हल नहीं होती, अकेले नाइट्रिक एसिड में। तो इनके लिए क्या किया जाता है, फिर एक्वा रिजिया इस्तेमाल किया जाता है। एक्वा रिजिया क्या होता है, हमारे पास HCl रेशियो नाइट्रिक एसिड, दो एसिड का मिक्सचर होता है। HCl 3 पार्ट्स होता है और HNO3 1 पार्ट होता है हमारे पास। तो ये सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम लोग और ये हमारे पास रेड कलर का सॉल्यूशन होता है। और ये एक्वा रिजिया इन नोबल गैसेस, इन नोबल मेटल्स को भी डिज़ोल्व कर लेता है। तो अल्टीमेटली फिर क्या है, प्लाटिनियम अपने रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स में बदल जाता है। ठीक है, और गोल्ड भी जो है AuCl4 नेगेटिव में बदल जाता है, या फिर अपने प्लैटिनम नाइट्रेट्स में बदल जाता है और गोल्ड भी नाइट्रेट्स में बदल जाता है। तो हमें पता है ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी वाटर में हल हो जाता है और ये भी वाटर में हल हो जाता है। तो इस तरीके को बोला जाता है वेट डाइजेशन। वेट का मतलब गीला, मतलब अल्टीमेटली पानी मिलाना है आपने और उसको डाइजेस्ट कर दिया आपने वाटर के अंदर। जो चीज़ सॉल्युबल नहीं थी पहले वाटर के अंदर, अब वो सॉल्युबल हो चुकी है। जैसे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें हम लोग, अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल आ जाती है, मट्टी, और सॉइल में आपने डिटरमिन करना है आयरन कितना है। तो अब सॉइल को तो AAS के अंदर इंजेक्ट नहीं किया जा सकता बिकॉज ये तो सॉलिड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल लेंगे, इसको आप वे करेंगे। जब हम लोग वेट कर लेंगे, इसका वे करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके पास फिर सॉलिड एक नोन अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, अब इस नोन अमाउंट को क्या करना है, आपने नाइट्रिक एसिड में डाल देना है। जब नाइट्रिक एसिड में डालेंगे और इसको हीट करेंगे, तो इसके अंदर सारे के सारे जो भी मेटल्स हैं, मेटल्स वो किस में बदल जाएंगे, मेटल विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटल नाइट्रेट्स। ठीक है, जैसे लाइक कौन कौन से मेटल हो सकते हैं सॉइल के अंदर, मान लेते हैं आयरन होगा तो वो आयरन नाइट्रेट के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, 3 वाला नाइट्रेट यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। लेड होगा तो वो किस में बदल जाएगा, लेड नाइट्रेट के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, ये 2 के साथ। उसके बाद कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट नाइट्रेट में बदल जाएगा। उसके बाद अगर निकल होगा
तो निकल नाइट्रेट में बदल जाएगा ये। और अगर आपके पास जिंक होगा तो जिंक नाइट्रेट बदल जाएगा। तो ये सारे नाइट्रेट्स बन गए, और जब इनको पानी में डाला जाएगा तो सारे के सारे फिर क्या हो जाएंगे, ये एक्वस फार्म के अंदर आ जाएंगे और फिर आसानी से ये AAS में इंजेक्ट किए जा सकते हैं और फिर क्या हो जाएगा, एनालिसिस। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी तरह के आयंस हैं ये, और कैसे ये एक ही वक्त में एनालाइज होंगे। ये बात याद रखनी है, हमने पहले भी पढ़ा है कि हालो कैथोड लैंप जिस तरह का हम लोग लगाएंगे उसी मेटल एटम का या आयन का एनालिसिस होगा। यानी कि जब हमने इस ओवरऑल सॉल्यूशन जिसके अंदर हर तरह के आयंस मौजूद हैं उसमें से सिर्फ आयरन का एनालिसिस करना है तो हालो कैथोड लैंप फिर आयरन का लगाना पड़ेगा, तो वो आयरन की ही रीडिंग देगा, बाकी सबको इग्नोर करेगा। जब हमने लेड का एनालिसिस करना है तो फिर लेड का हालो कैथोड लैंप लगाना पड़ेगा आयरन वाले को हटा के, तो फिर इस सारे सॉल्यूशन के अंदर से हमारे पास लेड की रीडिंग्स ही आएंगी।